दोस्तों 1857 की क्रांति के बारे में चर्चाएं करेंगे। 1857 की क्रांति, की क्रांति, राजस्थान की प्रमुख 1857 की क्रांति की घटनाओं के बारे में चर्चाएं करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1757 ईस्वी में 1757 ईस्वी में दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। और प्लासी के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की पूर्ण रूप से स्थापना हो गई थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की पूर्ण रूप से स्थापना हो गई थी। और इसी दौरान दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कि 1757 से लेकर 1857 के बीच लगभग 100 वर्ष तक अंग्रेजों की दमनात्मक शोषणात्मक नीति रही थी। इसी दौरान भारतीय आमजन में अंग्रेजों के प्रति रोष व्याप्त हो गया और इसी रोष का परिणाम यही निकला दोस्तों 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति दोस्तों 1857 की क्रांति की बात करें तो इससे पहले की कुछ घटनाएं पढ़ते हैं और इनमें से हम लोग पहली घटना पढ़ते हैं और वो पढ़ते हैं सहायक संधि। सहायक संधि की बात करें तो दोस्तों इस संधि का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि का जो जनक माना जाता है वो कौन माना जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली माना जाता है। दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली ने इस संधि का ड्राफ्ट तैयार किया था और इसे रियासती स्तर पर लागू करने वाला इनका सहयोगी था जिसका नाम था चार्ल्स मैटकोफ देशी रियासतों में जाता है और देशी रियासत के राजाओं के साथ समझौता करता है और देशी रियासतों के राजाओं के पास जाकर यह संधि स्वीकार करवाता है। दोस्तों इस संधि के तहत इन्होंने देशी रियासतों को प्रलोभन दिया था। क्या प्रलोभन दिया था? देशी रियासतों के शासकों को और देशी रियासतों को शासकों को प्रलोभन दिया था कि आप लोग जमींदारी व्यवस्था, बड़े बड़े ठिकानेदार रख रखे, बड़े बड़े जमींदार रख रहे हैं जो को आपको पूर्ण रूप से लगान नहीं दे पाते। इसी कारण हम लोग आपको देंगे निःशुल्क जमींदारी व्यवस्था। इन्होंने मांग की थी कि हम लोग आज के बाद आपको क्या देंगे? निःशुल्क जमींदारी व्यवस्था देंगे। यानी आपकी जो जमींदारी व्यवस्था है, जो लगान है आपका वसूल करने का कार्य हमारे सैनिक करेंगे, वो भी निःशुल्क। आप सिर्फ हमें रहने के लिए क्या दे दीजिएगा? सैनिक छावनी। क्या दे दीजिएगा? सैनिक छावनी। अंग्रेजों ने सिर्फ मांग की थी, किसकी मांग की थी? सैनिक छावनी की मांग की थी। अंग्रेजों ने सैनिक छावनी की मांग की थी और इस समय निःशुल्क जमींदारी व्यवस्था सेवा देने की बात कही गई थी अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा कही गई दोस्तों? चार्ल्स मैटकोफ के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स मैटकोफ के द्वारा। इस दौरान दोस्तों हम लोग राजस्थान में पढ़ते हैं और राजस्थान की जो पहली रियासत थी वो थी भरतपुर। कौन सी थी? भरतपुर रियासत पढ़ते हैं दोस्तों। भरतपुर का शासक था जिसका नाम था रणजीत सिंह। कौन था? रणजीत सिंह। दोस्तों भरतपुर के इतिहास के बारे में हम लोगों ने चर्चाएं की थी कि भरतपुर के इतिहास, भरतपुर के जाट शासक। राजस्थान में पढ़ते हैं दोस्तों दो ऐसी रियासतें थी जो जाटों का आधिपत्य था। एक तो दोस्तों हम पढ़ते हैं भरतपुर और एक कौन सी पढ़ते हैं? धौलपुर रियासत पढ़ते हैं। यहां जाट शासकों के बारे में पढ़ते हैं और इस समय जो जाट शासक था उसका नाम था रणजीत सिंह। क्या नाम था? रणजीत सिंह। इस रणजीत सिंह ने सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 ईस्वी में दोस्तों सहायक संधि स्वीकार की थी। पूछा जाता है कि राजस्थान की कौन सी रियासत है जिसने सहायक संधि स्वीकार की थी? दोस्तों वो कौन सी रियासत थी? भरतपुर रियासत। कब स्वीकार की गई थी? 29 सितंबर 1803 ईस्वी में। यहाँ का शासक कौन था? रणजीत सिंह। कौन था? रणजीत सिंह। दोस्तों दूसरी ये सहायक संधि स्वीकार करने वाली राजस्थान की रियासत थी वो कौन सी थी? अलवर। कौन सी रियासत थी? अलवर रियासत ने स्वीकार की थी 14 नवंबर 1803 में। और अलवर का शासक था उसका नाम था भगत सिंह।
अलवर का शासक था दोस्तों भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा स्वीकार की गई थी 14 नवंबर 1803 ईस्वी में। दोस्तों अलवर ऐसी रियासत थी जो अंग्रेजों के साथ सुरक्षात्मक और आक्रामक संधि नीति लागू करती है। सुरक्षात्मक और आक्रामक संधि लागू करती है। यहां से पूछा जाता है कि दोस्तों राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जो पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकार करती, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, भरतपुर। दूसरा यह पूछा था कि राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जिन्होंने सुरक्षात्मक और आक्रामक संधि की थी, तो वो कौन सी थी, अलवर रियासत। कौन सी थी, अलवर रियासत। कब की थी, 14 नवंबर 1803 में। और पहली कौन सी थी, भरतपुर रियासत। और भरतपुर रियासत ने कब स्वीकार की थी, 29 सितंबर 1803। दोस्तों यहां देखना, इस संधि के तहत कुछ शर्तें रखी गई थी भरतपुर के शासक रणजीत सिंह के साथ, और इस शर्तों के बारे में इस जानकारी मिलती है कि रणजीत सिंह ने उल्लंघन कर दिया था और इन्होंने मराठा सेनापति जसवंत राय होलकर को क्या दे दी दोस्तों, शरण दे दी। शरण देने के कारण कैप्टन लेक के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है, और कैप्टन लेक ने आक्रमण किया था दोस्तों 1805 ईस्वी में। इस समय यहाँ का शासक कौन था, रणजीत सिंह। और दोस्तों हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। कौन से दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं, लोहागढ़ दुर्ग। और लोहागढ़ दुर्ग के बारे में आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान में मिट्टी से निर्मित होने वाला अंतिम दुर्ग है। राजस्थान में मिट्टी से निर्मित होने वाला जो अंतिम दुर्ग कौन सा है, लोहागढ़। राजस्थान का नवीन दुर्ग कौन सा है, लोहागढ़। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग की बात करें दोस्तों तो कौन सा दुर्ग है, भटनेर दुर्ग। कौन सा है, भटनेर दुर्ग। राजस्थान में मिट्टी से निर्मित होने वाला पहला दुर्ग दोस्तों कौन सा है, भटनेर दुर्ग है। तो इस प्रकार के दोस्तों इन्होंने इस संधि का क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया। उल्लंघन करने के कारण यहां कैप्टन लेक का आक्रमण होता है, परंतु कैप्टन लेक इसे जीत नहीं पाया, विजित नहीं कर पाया। दोस्तों आगे की कहानी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार की संधि, इनके बाद में दोस्तों अगली संधि आती है, उस संधि का नाम है सहायक आश्रित पार्थक्य संधि नीति। सहायक आश्रित पार्थक्य संधि नीति। इस संधि नीति का दोस्तों जो जनक माना जाता है वो माना जाता है, कौन माना जाता है, जनक देखना दोस्तों किसको माना जाता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स को। किसको माना जाता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स को इनका जनक माना जाता है। किसका जनक माना जाता है, सहायक आश्रित पार्थक्य संधि नीति। सहायक आश्रित पार्थक्य संधि नीति की दोस्तों बात करें तो इसको यानी देशी रियासतों में लागू करने वाले की बात करें तो एक तो दोस्तों मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए था, जिनका नाम था कर्नल जेम्स टोड। कौन थे, कर्नल जेम्स टोड थे। दूसरों की बात करें तो दोस्तों इनका सहयोगी वही व्यक्ति था जिसका नाम हमने पहले पढ़ा था, चार्ल्स मैटकॉफ। क्या नाम था, चार्ल्स मैटकॉफ। कौन था, चार्ल्स मैटकॉफ। यह व्यक्ति था दोस्तों। यह भी देशी रियासतों में जाकर दोस्तों पुनः इस प्रकार की संधि लेकर जाता है। कौन सी संधि लेकर जाता है, सहायक आश्रित पार्थक्य। इस समय दोस्तों इन्होंने मांग दिया था, यानी इन लोगों की मांग की थी स्थायी बंदोबस्त की। किसकी, स्थायी बंदोबस्त। किसकी मांग की दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त की मांग की गई थी। स्थायी बंदोबस्त की मांग की गई थी। और इन लोगों ने बात करें तो भारतीय राजाओं को प्रलोभन क्या दे दिया, प्रलोभन दिया गया था भारतीय राजाओं को निःशुल्क जमींदारी के साथ साथ सैनिक सुरक्षा। यानी अब आप लोगों की जमींदारी व्यवस्था के साथ साथ क्या करेंगे, सैनिक सुरक्षा भी करेंगे। दोस्तों ये जो संधि स्वीकार करने वाली राजस्थान की पहली रियासत की बात करें तो दोस्तों वो थी करौली। कौन सी थी, करौली रियासत। कब स्वीकार की थी, 1817। करौली का शासक था दोस्तों, इसका नाम था हरबख्श पाल सिंह।
कौन था? हरबख्श पाल सिंह। दोस्तों सहायक आश्रित पार्थक्य संधि नीति राज्य की स्वीकार करने वाली दूसरी रियासत थी और दूसरी रियासत का नाम था कोटा रियासत। कौन सी थी? कोटा। कोटा रियासत ने भी दोस्तों 1817 ईस्वी में और यहाँ का शासक था जिसका नाम था उम्मेद सिंह। क्या नाम था? उम्मेद सिंह। क्या नाम था? उम्मेद सिंह यहाँ का शासक था। उम्मेद सिंह ने यह संधि स्वीकार की थी। कब की थी? 1817 में। पहली रियासत कौन सी थी दोस्तों? करौली। कौन सी थी? करौली। और दोस्तों राजस्थान की अंतिम रियासत की बात करें तो राजस्थान की अंतिम रियासत थी दोस्तों सहायक संधि स्वीकार करने वाली या सहायक आश्रित पार्थक्य संधि स्वीकार करने वाली, और उस रियासत का नाम था दोस्तों सिरोही। कौन सी थी? सिरोही रियासत। सिरोही रियासत की बात करें तो यह संधि स्वीकार की गई थी 1723 ईस्वी। सिरोही का शासक था, उसका नाम था दोस्तों शिव सिंह। क्या नाम था? शिव सिंह। सिरोही के शासक शिव सिंह के द्वारा यह संधि स्वीकार की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1823 ईस्वी में। कब की गई थी? 1823 ईस्वी में यह संधि स्वीकार की थी। तो दोस्तों यहां से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे थे कि 1857 की क्रांति से पहले कौन कौन सी संधि आई थी, राजस्थान की कौन कौन सी रियासतों ने यह संधियां स्वीकार की थी। तो हम लोगों ने पहले सहायक संधि की बात की है दोस्तों। अब हम लोग कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? सहायक आश्रित पार्थक्य संधि नीति। ये दोस्तों सहायक संधि है। और अब हम लोगों ने पढ़ा सहायक आश्रित पार्थक्य संधि नीति। फिर दोस्तों तीसरे कारण की आगे चर्चाएं करते हैं। तीसरे कारण के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि तीसरा कारण इनका कौन सा रहा था। तीसरा कारण दोस्तों पढ़ते हैं और वो था दत्तक। दत्तक पुत्र उत्तराधिकारी निषेध अधिनियम। दत्तक पुत्र उत्तराधिकारी निषेध अधिनियम। दत्तक पुत्र उत्तराधिकारी निषेध अधिनियम की बात करें तो दोस्तों 1848 में 1848 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। 1848 के अंतर्गत हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं कि लॉर्ड डेलहौजी। कौन था? लॉर्ड डेलहौजी। यह जो रूल प्रतिपादित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। यहां दोस्तों ध्यान से सुनना डलहौजी के बारे में। डलहौजी ने यह नियम प्रतिपादित कर दिया और यह नियम लागू था दोस्तों देसी रियासतों में। कौन सी रियासतों में? देसी रियासतों में। कौन सी रियासतों में लागू था? ये देसी रियासतों में लागू था। अब देसी रियासतों में दोस्तों क्या नियम था, कैसा नियम था, इसके स्वरूप के बारे में चर्चाएं करें। इन्होंने ये अधिकार यानी इसे बोलते दोस्तों गोद निषेध अधिनियम बोलते हैं। इसे राज्य हड़प नीति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज्य हड़प नीति भी बोलते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत तो डलहौजी क्या करता है? जिस भारतीय यानी जिस किसी भी देशी जो रियासत थी, भारत की जो देशी रियासतें थी जहां के शासक थे उस शासक की कोई संतान नहीं है, अर्थात कहने का मतलब जो शासक निसंतान है, उनके कोई संतान नहीं, उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं, तो वह दूसरे की संतान को गोद लेकर उस राज्य का क्या नहीं बना सकते थे? उत्तराधिकारी। जब तक वो शासक जीवित है, जब तक वो शासक जीवित है तब तक उसका उस रियासत पर दोस्तों क्या रहेगा? अधिकार रहेगा। जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु के बाद में उस रियासत पर अधिकार हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। इस प्रकार का दोस्तों अधिनियम लागू किया गया था। आप लोगों ने भारत में पढ़ा होगा कि पहले इसे हैदराबाद को और इसके बाद में संबलपुर है, उदयपुर है, झांसी है, इस प्रकार के भारत के राज्यों को हड़पा गया था। दोस्तों हम लोग राजस्थान की बात करें दोस्तों, इसके इस अधिनियम के प्रभाव में आने वाले राजस्थान की दो रियासतों के बारे में, दो क्षेत्रों के बारे में पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है दोस्तों ब्यावर। कौन सा? ब्यावर राज्य। सबसे पहले इसके तहत हड़पा गया था। किसको हड़पा गया था? ब्यावर राज्य को। किसको हड़पा गया? ब्यावर को हड़पा गया। इस अधिनियम के प्रभाव में आने वाले राजस्थान की एक रियासत थी जिसका नाम था उदयपुर। दोस्तों कौन सा था? उदयपुर। और इस समय उदयपुर के शासक थे जिनका नाम था स्वरूप सिंह। क्या नाम था? स्वरूप सिंह। उदयपुर के शासक भी स्वरूप सिंह निसंतान थे, इसके संतान नहीं थे। इसके प्रभाव में आने वाली परंतु राज्य की किसी भी रियासत को अनैतिक तरीके से दोस्तों हड़पा नहीं गया था। खाली ये आंशिक रूप से राजस्थान की दो रियासतें थी जो इस अधिनियम के प्रभाव में आई थी, इन्हें हड़पा नहीं गया था। राजस्थान में अनैतिक तरीके से किसी भी रियासत को हड़पा नहीं गया कि यहाँ के राजाओं का भी प्रभुत्व था, यहाँ के राजा भी शक्तिशाली थे। इसी कारण दोस्तों
तो इस अधिनियम के प्रभाव में आने वाली बात करें तो कौन सी रियासत थी? उदयपुर थी। और एक छोटा सा क्षेत्र था, वो कौन सा था? ब्यावर क्षेत्र। ब्यावर क्षेत्र को दोस्तों ऐसा उल्लेख मिलता है कि हड़प भी लिया गया था, परंतु पूर्ण रूप से राजस्थान में यह अधिनियम विशेष रूप से प्रभावी नहीं रहा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे की जो कारक की बात करें दोस्तों, तो कारक आता है जो 1857 की क्रांति के प्रमुख कारक माने जाते हैं, जिनमें से बात करें तो पहला आता है दोस्तों चर्बी वाला कारतूस। क्या आता है? चर्बी वाला कारतूस। क्या नाम था? चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाले कारतूस को दोस्तों देखना, ये कारण कैसा रहा, कितना प्रभावी रहा, और ये आग में घी डालने की तरह कार्य, यानी 1857 की क्रांति में आग में घी डालने की तरह ये कारक प्रभावी रहा था। 1857 की क्रांति में आग में घी डालने की तरह ये कारक प्रभावी रहा था दोस्तों। ये कौन सा? चर्बी वाला कारतूस। ये 1857 की क्रांति का तत्कालीन यानी तत्कालिक सबसे बड़ा कारक माना गया। चर्बी वाले कारतूस की बात करें तो दोस्तों पहले जो सैनिक थे उन्हें राइफल दी गई थी जिसका नाम था ब्राउन बेस। कौन सी राइफल थी? ब्राउन बेस नामक। दोस्तों डेलहौजी एक उन्नत तरीके की राइफल्स लेकर आता है, और उस राइफल का नाम था दोस्तों एनफील्ड राइफल। कौन सी राइफल था? ब्राउन बेस नामक राइफल के स्थान पर कौन सी राइफल लेकर आता है? एनफील्ड। कौन सी? एनफील्ड राइफल्स लेकर आया था। कौन लेकर आया था दोस्तों? डलहौजी लेकर आया था। दोस्तों इस राइफल के जो खोल होता है, राइफल का जो खोल होता है, इस खोल पर दोस्तों ऐसा उल्लेख मिलता है कि यहाँ गाय और सुअर की, किसकी? गाय और सुअर की क्या लगी हुई थी? चर्बी लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? चर्बी लगी हुई थी। गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। दोस्तों गाय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि भारतीय हिंदू संस्कृति में इनका बहुत ही पवित्र स्थान है, और ये सुअर मुस्लिम संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसी कारण भारतीय हिंदू और मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं के साथ, दोस्तों किन भावनाओं के साथ? धार्मिक भावनाओं के साथ अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया दोस्तों? खिलवाड़ किया गया था। वैसे ही दोस्तों अंग्रेज भारतीय धर्म की तो क्या करते थे? उपेक्षाएं करते थे। भारतीय धर्म की, भारतीय रीति, भारतीय त्योहार, भारतीय प्रथाएं, इन सब की अपेक्षाएं करते थे। दोस्तों अंग्रेजों की बात करते हैं तो अंग्रेजों ने 1813 ईस्वी की बात करें दोस्तों, एक चार्टर एक्ट पारित किया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरी की अनुमति मिल गई। ईसाई मिशनरी का मतलब दोस्तों यहाँ ईसाई धर्म की प्रचार की खुली छूट मिल गई, और इसमें ब्रिटेन के संसद के एक सदस्य मैंगलस ने दोस्तों कहा था कि हमें गॉड ने भारत के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक अपना ईसाई मिशनरी का झंडा फहराने की स्वतंत्रता मिल गई है। इस प्रकार के कथन भी कहे गए थे। भारतीयों के साथ धार्मिक दृष्टि से बहुत नीच देखा जाता था। भारतीयों के साथ दोस्तों भेदभाव किया जाता था। और ये चर्बी वाला कारतूस दोस्तों बहुत बड़ा 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारक बनकर उभर कर आया था सामने। दोस्तों इस चर्बी वाले कारतूस को लेकर जो पहली घटना पूछी जाती है वो हुई थी दोस्तों कौन सी छावनी में हुई थी? बैरकपुर में। कौन सी? बैरकपुर छावनी में हुई थी दोस्तों। बैरकपुर छावनी में यह घटना हुई थी। कौन सी छावनी में हुई थी? बैरकपुर छावनी। दोस्तों बैरकपुर छावनी का एक सैनिक था, और बैरकपुर छावनी का एक सैनिक था जिसका नाम था दोस्तों मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे था। क्या नाम था? मंगल पांडे। दोस्तों मंगल पांडे ने इस राइफल को चलाने से मना कर दिया। किस राइफल को चलाने से मना कर दिया? चर्बी वाले कारतूस के जो खोल वाली थी एनफील्ड राइफल, इस राइफल को चलाने के लिए किसने मना कर दिया दोस्तों? मंगल पांडे ने। यहां दो अंग्रेज अधिकारी थे, एक का नाम था कैप्टन ह्यूसन, एक का नाम था कैप्टन ह्यूसन, और दूसरे का नाम था कैप्टन बाग। कैप्टन बांग और ह्यूसन नामक अंग्रेज अधिकारी इन पर दबाव बनाते हैं। किस पर दबाव बनाते हैं? मंगल पांडे पर दबाव बनाते हैं। दोस्तों मंगल पांडे पर दबाव बनाया गया, और मंगल पांडे ने क्या किया दोस्तों? इस राइफल का प्रयोग, कौन सी राइफल का प्रयोग देखना? मंगल पांडे ने राइफल का, कौन सी राइफल का? एनफील्ड राइफल, इस राइफल का प्रयोग
एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल का जो प्रयोग किया था दोस्तों वो मंगल पांडे ने। किन पर प्रयोग किया था दोस्तों? दो अंग्रेज अधिकारी थे, दो अंग्रेज अधिकारी। एक का नाम था कैप्टन ह्यूसन और दूसरे का नाम था कैप्टन बांग। कैप्टन बांग और कैप्टन ह्यूसन, ये दो अंग्रेज अधिकारी थे। इन पर प्रयोग किया था। किस राइफल का प्रयोग किया? एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया। दोस्तों इन्होंने इस राइफल को लेकर 29 मार्च 1857 में और इस एनफील्ड राइफल का प्रयोग कर दिया और दो अंग्रेज अधिकारियों के कैप्टन ह्यूसन और कैप्टन बाग की हत्या कर दी गई थी। तो 1857 की क्रांति की बात करें तो दोस्तों 1857 की क्रांति की योजना से पहले जो विद्रोह हुआ था वो बैरकपुर छावनी में हुआ था। कौन सी छावनी हुआ था? बैरकपुर छावनी। पहला जो हत्याकांड यानी 1857 की क्रांति की पहली घटना दोस्तों बैरकपुर छावनी में, बैरकपुर छावनी में कब हुई थी? 29 मार्च 1857 में। किसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया दोस्तों? मंगल पांडे के द्वारा। कौन सी छावनी में हुआ था? बैरकपुर छावनी। और बैरकपुर छावनी का सैनिक कौन था दोस्तों? मंगल पांडे था। मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया था के यानी कैप्टन ह्यूसन। क्या नाम दोस्तों? कैप्टन ह्यूसन। मैं साफ लिख देता हूं दोस्तों, देखना कैप्टन ह्यूसन। क्या नाम है? कैप्टन ह्यूसन और कैप्टन बांग। कैप्टन बांग और कैप्टन ह्यूसन पर प्रयोग किया था। कौन सी छावनी का था? बैरकपुर छावनी का। इन दोनों की दोस्तों हत्या कर दी गई थी और मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। दोस्तों 8 अप्रैल 1857 में इन्हें सजा दी गई थी दोस्तों फांसी की। कौन सी सजा दी गई थी दोस्तों? फांसी की सजा दी गई थी। फांसी की सजा दी गई थी। फांसी की सजा दी गई थी। किसको फांसी की सजा दी गई दोस्तों? मंगल पांडे को फांसी की सजा दी। दोस्तों इन्हें फांसी की सजा सुनाने वाला जो न्यायाधीश था वो था रॉबर्ट हुक नामक न्यायाधीश के द्वारा मंगल पांडे को दोस्तों फांसी की सजा सुनाई गई। दोस्तों 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद होने वाला भारतीय क्रांतिवीर था और भारतीय क्रांतिवीर कौन था? मंगल पांडे था। मंगल पांडे का संबंध दोस्तों बलिया ग्राम से, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। कहां से? बलिया ग्राम, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। तो 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह है। 1857 की क्रांति की पहली घटना दोस्तों चर्बी वाले कारतूस को लेकर हुई थी। कौन से छावनी में हुई थी? बैरकपुर छावनी में। किसके नेतृत्व में? मंगल पांडे के नेतृत्व में। मंगल पांडे ने ये इस घटना को अंजाम कब दिया? 29 मार्च 1857। किसकी हत्या कर दी गई थी? कैप्टन ह्यूसन और कैप्टन बाग की हत्या कर दी गई। दोस्तों इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, इन्हें फांसी की सजा दी गई। इन्हें फांसी की सजा कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। और रॉबर्ट हुक नामक न्यायाधीश ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई थी दोस्तों। तो 1857 की क्रांति में पहले शहीद होने वाले क्रांतिवीर कौन थे दोस्तों? मंगल पांडे थे। कौन थे? मंगल पांडे थे। तो दोस्तों ये था 1857 की क्रांति की प्रमुख घटना। 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारक थे। आगे चलता हूं दोस्तों 1857 की क्रांति के प्रमुख और अन्य कारक यानी प्रमुख कारक की दोस्तों बात करें तो एक तो हो गया सैनिक कारण। कौन सा? सैनिक कारण। दूसरा दोस्तों कौन सा हो गया? धार्मिक कारण। कौन सा हो गया? धार्मिक कारण। तीसरा दोस्तों हो गया सामाजिक कारण। कौन सा? सामाजिक कारण। और दोस्तों चौथा कारण हो गया वो कौन सा हो गया? आर्थिक कारण। कौन सा हो गया? आर्थिक कारण। ये 1857 की क्रांति के मुख्य कारक माने जाते हैं। और अभी तत्कालिक कारण हमने दोस्तों पढ़ा है चर्बी वाला कारतूस। कौन सा कारण पढ़ा है? चर्बी वाला कारतूस, जो कि 1857 की क्रांति में आग में घी डालने वाला कार्य किया था। चर्बी वाला कारतूस।
चर्बी वाला कारतूस जो कि आग में घी डालने का कार्य करता है, आग में घी डालने का कार्य करता है। ये दोस्तों कारण, सैनिक कारण अभी हमने पढ़ा दोस्तों। सैनिक कारण की बात करें तो दोस्तों भारतीय सैनिकों के साथ काफी भेदभाव किया जाता था। चाहे भारतीय सैनिक के पास कितना ही बड़ा उच्च पद क्यों न हो, भारतीय सैनिक जैसे अंग्रेज अधिकारी देख गया तो उसे घोड़ा या घोड़ी से नीचे उतरकर उसे सलामी देना, उसे सलाम बोलना पड़ता था। और दोस्तों अधिकांश उच्च पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति होती थी, भारतीयों की कोई नियुक्ति नहीं होती थी दोस्तों। फिर भी कुछ पद इन भारतीयों को दे दिए जाते थे, परंतु भारतीयों को जैसे अंग्रेज सामान्य सैनिक दिख जाता था तो उसे भी सल्यूट करना पड़ता था दोस्तों। दूसरा यहाँ वेतन, दोस्तों अंग्रेज सैनिक को, सामान्य सैनिक को वेतन 70 से लेकर 70, 80 या 90 रुपए मिलता था, परंतु भारतीय सैनिकों के साथ दोस्तों कितना बड़ा धोखा किया था अंग्रेजों ने, मात्र 7 या 8 रुपए इनको वेतन देते थे। किनको? और इनके साथ में दोस्तों इनके वेतन भत्तों में काफी कटौतियां कर दी गई थी अंग्रेजों के कारण। इस कारण भारतीय सैनिक अंग्रेजों से दोस्तों क्या थे? नाराज थे। नाराज थे। इन्हें रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था दोस्तों। यहां तक कि दोस्तों भारतीयों को ट्रेन में फर्स्ट क्लास डिब्बे में यात्रा करने की अनुमति नहीं थी दोस्तों। इतने भेदभाव करते थे अंग्रेज। दोस्तों आपने सुना होगा अंग्रेज काफी भारतीयों के साथ यानी धार्मिक, आर्थिक जैसे प्रकार मामलों में काफी ये ऊंच नीच की भावनाएं रखते थे। फिर दोस्तों धार्मिक कारण हमने पढ़ा है कि भारतीय धर्म और भारतीय प्रथाएं जो भी हमारी रीति रिवाज थे, हमारी जो भी ट्रेडिशनल थी, उन सब की अपेक्षाएं, यानी इन्होंने तो अपेक्षाएं की, इन्हें कुछ तुच्छ माना है। और दूसरा दोस्तों भारत में यानी जो पैतृक संपत्ति का अधिकार उसे ही दे रखा था। जो ईसाई धर्म को मानेगा उसे पैतृक शक्ति का अधिकार था, पैतृक संपत्ति का अधिकार था, अन्यथा उन्हें पैतृक संपत्ति से विच्छेद कर दिया जाता था दोस्तों। इस प्रकार की आर्थिक नीति थी दोस्तों। और भारत में 1813 में ईसाई मिशनरी के तहत भारत में ईसाई मिशनरी स्थापित की, ईसाई धर्म का प्रचार किया गया और हिंदू धर्म की बुराइयां की गई थी। हिंदू धर्म को नीच धर्म बनाया गया दोस्तों। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को इन्होंने अपेक्षाएं की थी अंग्रेजों ने। सामाजिक कारण के अंतर्गत हमने पढ़ा था दोस्तों भारतीय राज्यों के साथ में भारतीयों जो देशी रियासतों के राजा थे उन राजाओं को भी पदच्युत कर दिया गया था जिनके संतान नहीं। अभी हमने दत्तक पुत्र या राज्य हड़प नीति, कौन सा? राज्य हड़प नीति। और आर्थिक कारण दोस्तों क्या था? आर्थिक कारण देखना, आर्थिक कारण भारत के जो ग्रामीण कुटीर उद्योग थे उन कुटीर उद्योगों को अंग्रेजों ने दोस्तों नष्ट कर दिया। और अंग्रेज ब्रिटेन से माल लाकर, यहां से कच्चा माल लेकर जाते और कच्चा माल लेकर वो ब्रिटेन से तैयार लाकर भारतीय मार्केटों में सस्ते दामों पर, उनकी कोई गुणवत्ता नहीं थी, गुणवत्ताहीन वस्त्र थे, परंतु भारतीय जो कुटीर उद्योग थे उन कुटीर उद्योगों को दोस्तों बंद करवा दिया इन लोगों ने। तो यह आर्थिक कारण माना जाता है। और चर्बी वाला दोस्तों अभी हमने पढ़ा है, चर्बी वाला कारक पढ़ा है कि चर्बी वाले कारतूस वाला कारक पढ़ा है कि किस प्रकार ये एनफील्ड राइफल पर यानी सूर और गाय की चर्बी लगी हुई थी दोस्तों। इन सब कारणों से परेशान होकर दोस्तों कानपुर के, कहां के थे? कानपुर के, देखना ध्यान से, कानपुर के थे नाना साहिब। क्या नाम था? कानपुर के थे नाना साहिब। और दोस्तों सतारा के थे जिनका नाम था रणोजी बापू। और बिठूर के थे दोस्तों आजी मुल्ले खां। क्या नाम था? अजी मुल्ले खां दोस्तों कहां के थे? बिठूर के थे। कहां के थे? बिठूर। और कानपुर के नाना साहिब थे, नाना
नाना साहिब कहाँ के थे दोस्तों? कानपुर के। कहाँ के थे? कानपुर के। कौन थे? कानपुर के नाना साहिब। देखना दोस्तों, कानपुर के नाना साहिब। दोस्तों अगला पेज ले लेता हूं, देखना बड़े मजे की बात करेंगे दोस्तों, बड़ी काम की बात करेंगे। क्रांति की रूपरेखा, क्रांति की रूपरेखा, 1857 की क्रांति की रूपरेखा। अभी दोस्तों हमने कारण पढ़े हैं कि सामाजिक धार्मिक आर्थिक राजनीतिक इन सब कारणों से परेशान होकर कानपुर के नाना साहिब, सतारा के रणोजी बापू और बिठूर के अजी मूल्य खां। दोस्तों ये तीनों व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के कारणों से परेशान होकर और यह चले जाते हैं दोस्तों, कहां चले जाते हैं? लंदन चले जाते हैं। कहां जाते हैं? लंदन जाकर दोस्तों क्रांति की क्या करते हैं? क्रांति की रूपरेखा तैयार करते हैं दोस्तों। लंदन से आकर यह आ गए नेपाल। कहां आ गए? नेपाल आ गए। नेपाल आकर क्रांति को क्या देते हैं दोस्तों? आधार देते हैं। दोस्तों इन व्यक्तियों ने 1857 की क्रांति की जो एक डेट फिक्स की थी, एक तिथि फिक्स की थी दोस्तों, वो की थी 31 मई। कब फिक्स की थी? 31 मई। दोस्तों इन लोगों ने क्रांति की रूपरेखा तैयार कर दी। रूपरेखा के तहत इन्होंने घोषणा कर दी कि संपूर्ण देश में एक साथ क्रांति करेंगे, एक साथ क्रांति का आह्वान किया जाएगा। और इन लोगों ने जो तारीख रखी थी वो कौन सी तारीख रखी थी? 31 मई। दोस्तों इनकी क्रांति की जो तारीख थी वो सोची समझी थी। इनका उद्देश्य था कि संपूर्ण भारत में एक साथ विद्रोह करके अंग्रेजों से लड़ा जा सकता है। टुकड़ों में अंग्रेजों से नहीं लड़ा जा सकता। अंग्रेज हमारा दमन कर देंगे और हम संपूर्ण हिंदुस्तान में प्रचार करेंगे और संपूर्ण हिंदुस्तान में हम लोग एक साथ 31 मई को विद्रोह करेंगे और अंग्रेज साम्राज्य की जड़ें उखाड़ फेंकेंगे। ये इन लोगों का दोस्तों उद्देश्य था, ये इन लोगों का सपना था। परंतु दोस्तों क्या होता है कि यह क्रांति तिथि से पहले ही हो जाती है। ये इस क्रांति का असफलता का सबसे बड़ा कारक रहा था कि जो निर्धारित तिथि से पहले क्रांति का प्रारंभ होना। दोस्तों इन लोगों ने 1857 की क्रांति का जो प्रचारक बनाया था और प्रचारक यानी प्रचार किया था एक गांव से दूसरे गांव, एक गांव के जागीरदार से दूसरे गांव का जागीरदार। एक तो देगा कमल का फूल। क्या देगा? कमल का फूल। और दूसरा क्या देगा दोस्तों? चपाती। क्या देगा? चपाती। तो दोस्तों यहां से पूछा जाता है 1857 की क्रांति की प्रचारक सामग्री क्या थी? 1857 की क्रांति की प्रचारक सामग्री की बात करते हैं दोस्तों, तो 1857 की क्रांति की जो प्रचारक सामग्री थी कमल का फूल और रोटी। क्या था? रोटी। एक जागीरदार दूसरे जागीरदार के गांव को कमल का फूल देगा और क्या देगा दोस्तों? रोटी देगा और कहेगा 31 मई को, क्या बोलेगा? 31 मई को संपूर्ण हिंदुस्तान में एक साथ क्रांति का आह्वान किया गया और आपको इस क्रांति में आपके गांव की भागीदारी होनी चाहिए। निश्चित तारीख है 31 मई। ये लो रोटी और ये पकड़ो कमल का फूल और 31 तारीख को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाना। ये इस प्रकार का इनका एजेंडा रखा गया था। परंतु दोस्तों यह तिथि असफल रहने का प्रमुख कारण बन गई क्योंकि इनकी योजना, सोची समझी योजना 31 मई को रखी गई थी और ये क्रांति प्रारंभ हो गई दोस्तों 10 मई को। कब हो गई? 10 मई को। तो दोस्तों 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति का
पहला विद्रोह, 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह पढ़ते हैं दोस्तों। पहला विद्रोह हुआ था मेरठ में। कहाँ हुआ था? मेरठ में। कब हुआ मेरे दोस्तों? मेरठ छावनी में हुआ था 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह फूटा था। कौन सी छावनी से फूटा था? मेरठ छावनी से फूटा था। तो दोस्तों पूछा था 1857 की क्रांति की पहली घटना बैरकपुर में। 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह मेरठ छावनी में। कब हुआ था? मेरठ छावनी में हुआ था। याद रखना दोस्तों, मेरठ छावनी में। कब हुआ था? मेरठ छावनी में। कब हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था। दोस्तों राजस्थान में 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह दोस्तों 1857 की क्रांति का हुआ था 28 मई को। कब हुआ था? 28 मई 1857 में। कहाँ हुआ था? नसीराबाद में। कहाँ हुआ था? नसीराबाद छावनी। और नसीराबाद छावनी कहाँ पड़ती है दोस्तों? अजमेर में। कहाँ पड़ती है? अजमेर में। नसीराबाद छावनी अजमेर में हुआ था पहला विद्रोह। राजस्थान में 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कब हुआ था? 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी अजमेर से हुआ था। तो दोस्तों देखना, भारत में 10 मई को हुआ था, राजस्थान में कब हुआ था? 28 मई को हुआ था। कब हुआ था? 28 मई को हुआ था। अब दोस्तों पूछा जाता है, जो प्रशासनिक कारण की बात करें तो दोस्तों हिंदुस्तान का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर को हटा दिया गया दोस्तों पद पर, और उसे लाल किला खाली कराने के लिए कह दिया गया। और इस समय दोस्तों 1857 की क्रांति का जो नेता चुना गया, राष्ट्रीय नेता, देखना दोस्तों पूछा जाता है 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय नेता दोस्तों, अंतिम मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक कौन था दोस्तों? बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह को चुना गया। तो 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय शासक कौन था दोस्तों? बहादुर शाह जफर था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। अब दोस्तों मैं राजस्थान के संदर्भ में विशेष चर्चाएं करता हूं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का स्वरूप देखना। राजस्थान में 1857 की क्रांति का स्वरूप, राजस्थान में 1857 की क्रांति का स्वरूप देखना। राजस्थान दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं राजस्थान की 1857 की क्रांति में प्रशासनिक देखना, प्रशासनिक इकाई प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत देखना दोस्तों, राजस्थान में जो सर्वोच्च अधिकारी था उसका नाम था एजीजी। क्या नाम था? एजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्या नाम था? इसका पूरा नाम था दोस्तों एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्या नाम था? एजेंट टू गवर्नर जनरल। पूरा नाम था एजेंट टू गवर्नर जनरल। किनका? एजीजी। दोस्तों इनका कार्यालय देखना, कार्यालय दोस्तों किस नाम से जाना जाता था? राजपुताना रेजिडेंस। किस नाम से जानते हैं? राजपुताना रेजिडेंस। दोस्तों इसके कार्यालय की स्थापना की बात करते हैं। इनकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1832 में की गई थी। कहाँ की गई थी? अजमेर में। कहाँ की गई थी? अजमेर में की गई थी। दोस्तों एजीजी की बात करें तो एजीजी का जो पद स्थापित किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1832 में पद स्थापित किया गया था रियासती स्तर पर। इनका कार्यालय राजपुताना रेजिडेंस कहलाता है। स्थापना 1832 में अजमेर में हुई थी और इनके कार्यालय का स्थानांतरण, क्योंकि
अभी पढ़ते हैं दोस्तों स्थानांतरण। स्थानांतरण यानी कार्यालय ट्रांसफर कहां कर दिया गया, यानी ट्रांसफर कहां कर दिया गया था? स्थानांतरण। स्थानांतरण, स्थानांतरण की बात करें तो दोस्तों 1845 में कहां कर दिया गया? माउंट आबू सिरोही में कर दिया गया। कहां कर दिया गया? माउंट आबू सिरोही में इनका कार्यालय का स्थानांतरण कर दिया गया। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना, अंग्रेजों को क्या लगती थी? गर्मी लगती थी दोस्तों, क्योंकि अजमेर में अधिक गर्मी पड़ती थी जून के महीने में। यहाँ आपको पता है कि टेम्परेचर कितना रहता है, कितना बढ़ जाता है सर्दियों, गर्मियों में कितना सर्दियों में कम हो जाता है। तो दोस्तों इन्हें गर्मी लगती थी, गर्मी लगने के कारण यह ठंडा स्थान कौन सा रहता है? ग्रीष्मकालीन माउंट आबू सिरोही, यहाँ चले गए। और अजमेर में दोस्तों इनका सर्दकालीन यानी शीतकालीन इनका कार्यालय अजमेर हुआ करता था, ग्रीष्मकालीन इनका कार्यालय माउंट आबू हुआ करता था। दोस्तों राजस्थान का पहला एजीजी, राजस्थान का पहला एजीजी कौन था दोस्तों? तो राजस्थान का पहला एजीजी था जिसका नाम था मिस्टर लॉकेट। राजस्थान का पहला एजीजी कौन था? जिसका नाम था मिस्टर लॉकेट था। दोस्तों 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के समय कौन था? जिसका नाम था दोस्तों जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। दोस्तों 1857 की क्रांति के समय की बात करें तो एजीजे कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। राजस्थान का पहला एजीजी की बात करें तो दोस्तों कौन था? मिस्टर लॉकेट था। कौन था? मिस्टर लॉकेट राजस्थान का पहला एजीजी था 1857 की क्रांति के समय। दोस्तों कौन है? तो देखना जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है। कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है। दोस्तों पढ़कर मजा आ रहा होगा कैसे 1857 का गदर पढ़ रहे हैं हम लोग। कैसे गदर तो नहीं बोल सकते, परंतु दोस्तों इसे ब्रिटिश जो इतिहासकार है उन्होंने इसे 1857 की क्रांति का गदर का सैनिक विद्रोह का है, परंतु दोस्तों एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये राष्ट्रीय विद्रोह था। एक ब्रिटेन इतिहासकार है जिसने भी बेंजामिन, उसने भी इसे दोस्तों राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। हमारे अशोक मेहता ने भी दोस्तों, और जैसे वीडी सावरकर इन्होंने भारतीय का प्रथम सुनियोजित विद्रोह भी कहा था। तो ये दोस्तों इसके स्टेटमेंट से तो देखना दोस्तों, ये राजस्थान में प्रशासनिक स्वरूप, राजस्थान में प्रशासनिक इकाइयां थी। आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहां से हम लोग बात करते हैं राजस्थान में सैनिक छावनी। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियां। कितनी सैनिक छावनियां थी दोस्तों? देखना अभी मैं आपको बता रहा हूं कितनी सैनिक छावनियां हैं। सैनिक छावनी दोस्तों संख्या की बात करें तो कुल कितनी थी? 6। देखना कौन कौन सी। सबसे प्राचीन की बात करते हैं दोस्तों नसीराबाद। कौन सी है? नसीराबाद। कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। देखना अभी मैं बताऊंगा आपको कहाँ है, अजमेर में। पहले मैं दोस्तों लिख देता हूं सैनिक छावनीज, कौन कौन सी सैनिक छावनीज है। नसीराबाद। 2 नंबर पढ़ते हैं दोस्तों ब्यावर। 3 नंबर पढ़ते हैं दोस्तों खेरवाड़ा। 4 नंबर पढ़ते हैं दोस्तों, 4 नंबर देवली। 5 नंबर पढ़ते हैं दोस्तों, 5 नंबर यानी नसीराबाद, ब्यावर, खिरवाड़ा, देवली, और 5 नंबर पढ़ते हैं दोस्तों मेरठ। कौन सी है? मेरठ। देखना मेरठ। 6 नंबर पढ़ते हैं दोस्तों एरिनपुरा।
ये दोस्तों टोटल कितनी सैनिक छावनियां होगी? 6 सैनिक छावनियां होगी दोस्तों, 6 सैनिक छावनियां। देखना कितनी होगी? 6 सैनिक छावनियां। तो पूछा था 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? तो दोस्तों कुल कितनी सैनिक छावनियां होगी? 6 सैनिक छावनियां। देखना दोस्तों कहां कहां है, देखना नसीराबाद, आप सबको पता है अजमेर, और आपको पता है राजस्थान का हरदे कहते हैं, राजस्थान का मक्का कहते हैं, किसको कहते हैं? अजमेर को। ब्यावर, ब्यावर भी मेरे दोस्त कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। फिर दोस्तों खेरवाड़ा, खेरवाड़ा दोस्तों है उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में, उदयपुर में। देवली कहाँ है दोस्तों? देवली देखना दोस्तों, देवली है टोंक में। कहाँ है? टोंक में। वर्तमान में दोस्तों टोंक में, रियासती कालीन ये जयपुर में थी। कौन सी रियासत में थी? जयपुर में। रियासती कालीन दोस्तों पहले इसे प्राचीन काल में इसे मानते थे दोस्तों जयपुर रियासत में, कई जगह लिखा हुआ है। मेरठ दोस्तों, मेरठ की बात करें तो मेरठ छावनी है, मेरठ देखना दोस्तों, सॉरी मेरठ लिख दिया गया है, ये है नीमच। कौन सी है? नीमच, नीमच, नीमच छावनी। और नीमच दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। नीमच सैनिक छावनी कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। एरिनपुरा दोस्तों कहाँ है? मारवाड़ में, मारवाड़, या बोल सकते हैं दोस्तों जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर रियासत में। यहां सैनिक छावनी की बात करें तो, सैनिक टुकड़ी की बात करें तो वो थी 15वीं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और यहां थी जिसका नाम था मेरवाड़ा बटालियन, मेरवाड़ा बटालियन, मेरवाड़ा बटालियन। कौन सी थी? मेरवाड़ा बटालियन। खेरवाड़ा तो देखना यहां थी MBC यानी मेवाड़ भील कोर। यहां देवली में थी दोस्तों कोटा कंटेलिजेंस, कोटा कौन सी थी? कोटा कंटेलिजेंस। कौन सी थी? कोटा, कोटा कंटेलिजेंस, कोटा कंटेलिजेंस थी। नीमच में वही थी दोस्तों नीमच भील या मेवाड़ भील कोर थी। दोस्तों मारवाड़ में बात करें तो मारवाड़ लीजन। कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? मारवाड़ लीजन, मारवाड़ लीजन, मारवाड़ लीजन नामक सैनिक टुकड़ियां थी। दोस्तों समय का अभाव होने के कारण आज की क्लास यहाँ तक की होगी। आगे की क्लास दोस्तों कल चर्चाएं करेंगे हम लोग। तो देखना दोस्तों राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी 1857 की क्रांति के समय। नसीराबाद कहाँ है? अजमेर में। कौन सी सैनिक टुकड़ी कार्यरत थी? 15वीं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ब्यावर, ब्यावर कहाँ है? अजमेर में। यहाँ मेरवाड़ा बटालियन। कौन सी सैनिक टुकड़ी है? मेरवाड़ा बटालियन। खेरवाड़ा कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में। यहाँ कौन सी है? MBC मेवाड़ भील कोर। और देवली कहाँ है दोस्तों? टोंक में। टोंक में पहले जयपुर में थी रियासती कालीन। यहाँ सैनिक टुकड़ी है कोटा कंटेलिजेंस। कौन सी है? कोटा कंटेलिजेंस। नीमच प्रशासनिक रूप से राजस्थान में था, भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश में। यहाँ थी मेवाड़ भील कोर या नीमच कोर थी। फिर एरिनपुरा मेरवाड़ा बटालियन। कौन सी थी? यहाँ मारवाड़ लीजन दोस्तों, सॉरी मारवाड़ लीजन। और एरिनपुरा छावनी कहाँ है? मारवाड़ यानी जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। दोस्तों सबसे प्राचीन सैनिक छावनी की बात करूं तो सबसे प्राचीन सैनिक छावनी कौन सी है? नसीराबाद, जिसकी स्थापना 18 जून 1825 ईस्वी में की गई थी। 1825 में। दोस्तों सबसे नवीन सैनिक छावनी कौन सी है? ब्यावर। कौन सी है? ब्यावर अजमेर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। यहाँ तक आप सबको पसंद आया होगा आशा करता हूँ। तो दोस्तों आगे की कहानी हम लोग कल चर्चाएं करेंगे 1857 की क्रांति। जय हिंद दोस्तों।